हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करने का एक लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा था, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ में दो प्रकार की शक्तियों के बारे में बाकी सभी प्रकार की शक्तियों के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। इसमें हम लोग राष्ट्रपति की केवल आपातकालीन शक्तियाँ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, राष्ट्रपति शासन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, और हम डिस्कशन करेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो एक लास्ट पॉइंट रह गया है वित्तीय आपातकाल, और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। हम ये जानेंगे क्या भारत का राष्ट्रपति अमेरिका की तरह सत्ता में परिपूर्ण है, पावरफुल है, या फिर ब्रिटेन की तरह एक रबड़ की मोहर की भांति है। जैसे ब्रिटेन का राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर की भांति है। इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में हम फिर उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट, ये हमारा पेन है। तो देखिएगा, अब हमें पढ़ना है आर्टिकल, चलिए हिंदी में लिखते हैं, अनुच्छेद 360। आर्टिकल 360 क्या कहता है? आर्टिकल 360 कहता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात। अच्छा सर, वित्तीय आपात का मेन कारण क्या है? देखिए, वित्तीय आपात लगने के प्यारे बच्चों दो बड़े कारण हैं। वित्तीय आपात लगने के प्यारे बच्चों दो बड़े कारण हैं, या तो वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व, या तो वित्तीय स्वायत्त, वित्तीय स्थायित्व, सॉरी स्वायत्त में गलत बोला, वित्तीय स्थायित्व, या तो वित्तीय साख, वित्तीय शाख, या वित्तीय स्थायित्व। ये दोनों अगर खतरे में हों, ये दोनों अगर खतरे में हों, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, क्या है? आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। यदि वित्तीय साख खतरे में हो या वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो, इन दोनों में से यदि कोई भी चीज खतरे में है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपात लगा सकते हैं, वित्तीय आपात लगा सकते हैं। अच्छा, वित्तीय आपात की उद्घोषणा, वित्तीय आपात की घोषणा, तो देखिए, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर प्रधान मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार, मंत्रिमंडल की सलाह के बाद, यदि मंत्रिमंडल की सलाह है तो राष्ट्रपति आदेश कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, वित्तीय आपात काल की घोषणा का विस्तार, इसका आगे पढ़ेंगे। विस्तार का क्या है समझिएगा ध्यान से। विस्तार कैसे किया जा सकता है, तो इसमें मैं समझाता हूं। देखिए, विस्तार में वही आपको पता है कि संसद के दोनों सदन, ठीक है, परंतु यहां विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, यहां साधारण बहुमत की आवश्यकता है, ठीक है। और 60 दिन के लिए, साधारण बहुमत से 60 दिन के अंदर, समझेंगे दोबारा,
संसद के दोनों सदन, दोनों सदन कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यदि साधारण बहुमत से 60 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित कर दें, एक सेकेंड, यदि 60 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित कर दें, ठीक है, दोबारा से, प्रस्ताव पारित कर दें तो यह अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, समझिएगा ध्यान से। यानी कि मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपात, समझ रहे हो? सबसे पहला मैंने आपको बताया था 352। तो 352 में क्या था प्यारे बच्चों? 352 में केवल इतना था कि 352 केवल हम यह कह सकते हैं कि 30 दिन पर यदि घोषणा कर दी जाए, 30 दिन पर, तो उसको क्या है 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और बार बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन को केवल 2 बार बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को केवल 2 बार बढ़ाया जा सकता है। जबकि प्यारे बच्चों अगर हम बात करें वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात को केवल एक बार साधारण बहुमत से पास करके, केवल एक बार साधारण बहुमत से 60 दिनों के अंदर पास करके एक बार में ही अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। बोलो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यह घोषणा कब तक वैलिड रहेगी? ठीक है, यह घोषणा कब तक वैलिड रहेगी? ओहो, एक मिनट, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यह घोषणा कब तक वैलिड रहेगी? जब तक राष्ट्रपति अपने प्रस्ताव को वापस ना ले लें, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति अपने प्रस्ताव को वापस ना ले लें तब तक यह घोषणा वैलिड रहेगी। बोलो समझ में आई ये बात? क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे, यह है जब तक राष्ट्रपति अपना प्रस्ताव या अपनी घोषणा, जब तक राष्ट्रपति घोषणा वापस ना लेते हैं तब तक चलता रहेगा। ये बात समझ में आई? ये तब तक चलता रहेगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आइए इधर इस बात को समझते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय आपात के प्रभाव क्या हैं। लिखेंगे वित्तीय आपात के प्रभाव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वित्तीय आपात के प्रभाव, चलिए नेक्स्ट, वित्तीय आपात के प्रभाव। तो वित्तीय आपात के क्या क्या प्रभाव हैं? प्रभाव नंबर 1,
देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि केंद्र द्वारा राज्यों के वित्तीय आचरण के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। केंद्र द्वारा राज्य को वित्तीय संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय संबंध में राज्यों को निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, राज्य के धन विधेयक को, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, गुड, बस ऐसे रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। पहला मैंने क्या बताया, दोबारा ध्यान देते बच्चों। पहला मैंने बोला कि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय देना होगा। यानी अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का रहेगा और राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। अंतिम निर्णय देना होगा और पुनः विचार के लिए, एक मिनट, पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है, यानी पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति उसे लौटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट और रहेगा प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा डब्बे में बंद कर देते हैं। इसके लिए एक पॉइंट और रहेगा, चलो छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और रहेगा, 3 नंबर पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है, प्यारे बच्चों इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। राष्ट्रपति के द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यह निर्धारित नहीं है भारतीय संविधान में कि कितना वेतन किस सरकारी कर्मचारी का कम किया जाएगा। मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति को यदि 5 लाख पेमेंट मिलता है तो हो सकता है कि उसका 40% कम कर दिया जाए, और जिस व्यक्ति को 60,000 पेमेंट मिलता है उसका हो सकता है कि 10% कम किया जाए। जिसे 60,000 पेमेंट मिलता है उसका हो सकता है कि 10% कम किया जाए। अब कई बार सवाल ये बनता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, तो कई बार सवाल ऐसा बनता है कि सर राष्ट्रपति का पेमेंट कम होगा कि नहीं, राष्ट्रपति का पेमेंट कम होगा कि नहीं, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कम होगा कि नहीं। देखिए भारतीय संविधान में इस बात की चर्चा नहीं की गई है, भारतीय संविधान में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि पेमेंट कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों मेरे अनुसार, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय का पेमेंट भी कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी मंत्रिमंडल और अन्य सदस्यों का वेतन भी राष्ट्रपति के द्वारा कम किया जा सकता है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी जहां तक मेरा विचार है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अगला पेज समझते हैं कि भारत का राष्ट्रपति
भारत का राष्ट्रपति इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है? क्या भारत का राष्ट्रपति अमेरिका की तरह प्रमुख होगा? प्रमुख है? या फिर ब्रिटेन की तरह रबर की मोहर मात्र है? तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, दोनों बातों में अंतर थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति ना तो अमेरिका की तरह प्रमुख है, सत्ता का प्रमुख है, ठीक है। हां, इतना जरूर है कि केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ना ही ब्रिटेन की तरह रबर की मोहर है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को पुनः विचार करने की अनुमति प्राप्त है। यह बात मैंने आपको बताई थी। मान के चलिए कोई भी बिल आया और वह पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय ने भेज दिया, तो क्या होगा? मीडिया आएगी, मीडिया यह बात समाज में पहुंचेगी कि भाई दोबारा क्यों, आखिर यह बिल पुनः विचार के लिए क्यों भेजा राष्ट्रपति महोदय ने। तो यह बहुत बड़ी पावर है। मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी बिल को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, किसी भी विधेयक को। तो जब उन्होंने पुनः विचार के लिए भेजा तो मीडिया यह पूछेगी कि आखिर क्यों भेजा, तो इसका भी सरकार को जवाब देना होगा, चाहे उन्हें पुनः दोबारा बिल आने पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति रबड़ की मोहर नहीं है, ठीक है। आखिर राष्ट्रपति क्या है? फिर भारत के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति मित्र, दार्शनिक और पद दर्शक है। इस बात को समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक है। क्या है? पथ प्रदर्शक है, ठीक है। 3 पॉइंट तो ये नोट करिएगा। और इसके बाद भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक आदर्शों का प्रमुख या रक्षक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक आदर्शों का प्रमुख और रक्षक है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट एक और आप नोट करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। कैसे? भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। क्योंकि जब आप शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हो, जब थोड़ा डीप डिस्कशन करते हो आप लोग थोड़े से बड़े लेवल पे, तो जब डीप डिस्कशन करते हो तो भारत में एक प्रथा है कि यहां मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नेंस का प्रावधान है, ठीक है। इस बात को थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, इतना आपकी आवश्यकता नहीं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और यहां से उपराष्ट्रपति महोदय जी का समापन होता है और एक नया लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं, नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए उपराष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति 2 पद ग्रहण करता है, ठीक है। इस उपराष्ट्रपति को हिंदी में कहते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है सर। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए
भारतीय संविधान में लिखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति, पूरा गलत लिख गया, चलिए, सभापति, या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। बात को ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को न तो उपराष्ट्रपति का पद दिया जाता है, उपराष्ट्रपति नाम से कोई पद नहीं है, उसे या तो कार्यवाहक और न ही उसे उस पद का वेतन दिया जाता है, और न ही उसे उस पद का वेतन दिया जाता है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं तब उन्हें राष्ट्रपति पद के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और जब वह राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो संसद का पदेन सभापति होने के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इस बात को आइए धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इस बात को मैं थोड़ा मिटा देता हूं। चलिए समझिएगा ध्यान से। देखिए संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। ठीक है सर। अब हम लोग समझते हैं कि योग्यताएं, योग्यताएं क्या हैं भाई? जो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं वही यहां पे योग्यताएं हैं। कैसे? बस थोड़ा सा अंतर है, कुल्ली सा, ध्यान से समझिएगा। बस सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, लाभ के पद पे ना हो, और मैंने आपको बता रखा था कि सांसद वगैरह ये लाभ के पद नहीं है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में भी आपको समझा दिया था। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पागल, दिवालिया ना हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, ये बात मैंने आपको बता दी थी। 4 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 नंबर, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता हो या योग्य हो। और एक और लास्ट बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए एक बात है कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक बात समझाई थी कि ये जो लाइन है ना, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए लिखी है कि राज्यसभा का पदेन सभापति हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता
भाई इसकी 30 वर्ष आयु, तो ये 35 वर्ष पूरी कर चुका है, भारत का नागरिक हो, सॉरी, लाभ के पद पे ना हो, पागल दिवालिया ना हो, भाई सीधी बात है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ले लिया होगा, मैं एक बार छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। यहां लिख देते हैं इसको, ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं इनका निर्वाचन। देखिए, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचक मंडल है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचक मंडल है। तो लिखेंगे एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें, समझना ध्यान से, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यहां लिखना निर्वाचित प्लस मनोनीत, यानी कि इलेक्ट्रिक और नॉमिनेटेड, दोनों प्रकार के मेंबर्स इसमें भाग लेते हैं। और यहां पे राज्यसभा के सदस्य, राज्य की विधानसभा और विधानमंडल के लोग भाग नहीं लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की भांति एक निर्वाचक मंडल होता है। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, या इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित, थोड़ा ध्यान देना, और मनोनीत, यानी कि जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के, लोकसभा के और राज्यसभा के केवल क्या निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन वहां पे राज्य की विधानसभा, ठीक है, के सदस्य भी भाग ले रहे थे, लेकिन यहां पे केवल संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे। बोलिए, क्लियर है यहां तक? एकदम साफ, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट नंबर 2, चलिए नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? इसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, तो पहले एक बार पदमुक्ति करा देते हैं। पदमुक्ति, ठीक है, पदमुक्ति पहला नंबर तो यह है कि राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप दें और अपना त्यागपत्र दे दें पद से। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे दें और अपने पद से त्याग दें। ठीक है, तो एक तो शर्त यह है। या फिर दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि राज्यसभा के सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करें और लोकसभा के सदस्य उसका साधारण बहुमत से अनुमोदन करें।
ध्यान से समझना, पद मुक्ति में राज्यसभा के सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तथा लोकसभा के, ध्यान से समझना, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, कोई नहीं हो गया, ठीक है। तो तथा लोकसभा साधारण बहुमत से लोकसभा साधारण बहुमत से अनुमोदन करे, ठीक है। देखिए, राज्यसभा प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे, यानी कि उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो लोकसभा कुछ नहीं कर सकती, लोकसभा में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। बस देखिए, दो चीजें मैंने लिखी हैं। पहला तो नंबर 1 तो लिखा है कि प्रस्ताव पारित करें, एक तो मैंने लिखा है प्रस्ताव को पारित किया जाए, और दूसरा लिखा है कि अनुमोदन। दोनों में अंतर समझिए। देखिए, प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया मतलब राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, यानी कि उठाया जाएगा, और लोकसभा द्वारा केवल उसका अनुमोदन किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा से प्रस्ताव को उठाया नहीं जा सकता, पारित नहीं किया जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है, अनुमोदन किया जा सकता है। यदि राज्यसभा ने प्रस्ताव को पारित किया है यानी कि उठाया है, तो इसका मतलब लोकसभा केवल उसे अनुमोदित कर सकती है, उसका सपोर्ट कर सकती है। और सपोर्ट भी कैसे, केवल साधारण बहुमत से। बोलो, ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट, अगला पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, थोड़ा मैं स्टिक कर दे। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। उम्मीद है ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्य, पहला नंबर तो उपराष्ट्रपति पद का कोई कार्य नहीं है, ठीक है, ये बात मैं समझा चुका हूं। उपराष्ट्रपति क्या क्या कार्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति के 2 कार्य हैं। नंबर 1 कार्यवाहक राष्ट्रपति, या तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए काम कर सकते हैं, या फिर दूसरा पॉइंट है राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, या फिर वो राज्यसभा का सभापति होने का कार्य कर सकते हैं। अगली बात,
इसमें नेक्स्ट पॉइंट वेतन। वेतन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। वेतन, तो इसमें लिखेंगे उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। बल्कि या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होने पर, सॉरी ऐसे लिखिएगा, उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति होने पर राष्ट्रपति पद का राष्ट्रपति पद का वेतन दिया जाता है। अन्यथा राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वेतन दिया जाता है। सभापति होने का वेतन दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आपकी समझ में आई होगी। एक बार चर्चा को रिपीट कर देते हैं, शुरू से हमने क्या क्या बात करी है। आ जाइएगा। चर्चा में हमने बताया 360 वित्तीय आपात, और वित्तीय आपातकाल में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्यारे बच्चों, एक बार समझिएगा। वित्तीय आपातकाल मैंने आपका बताया था 360, या तो वित्तीय साख खतरे में हो, भारत की या तो वित्तीय साख खतरे में हो, ठीक है, या वित्तीय स्थायित्व तो खतरे में हो, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति इस आदेश को मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसका विस्तार तो ठीक है, चलो ठीक है, इधर ही तो नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, और इसमें मैं क्या बोल रहा था कि लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से 60 दिन के अंदर यदि प्रस्ताव पारित कर दे तो इसे अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब तक बढ़ाया जा सकता है? जब तक राष्ट्रपति अपनी घोषणा को वापस न ले लें। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या हैं? तो पहला, केंद्र द्वारा राज्य को वित्त संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। राज्य धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय देना होगा और पुनः विचार के लिए भी लौटाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है, इस बात का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखिए, अगला मैंने आपको बताया था कि भारत का राष्ट्रपति, एक मिनट, भारत का राष्ट्रपति की स्थिति, तो स्थिति क्या है? ना तो अमेरिका की तरह प्रमुख है, ना ब्रिटेन की तरह रबड़ की मोहर है। इस बात को मैंने आपको समझाया। क्यों? क्योंकि देखिए अमेरिका की तरह प्रमुख नहीं है, क्योंकि राष्ट्र केंद्र की व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम पर चलाई जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रमुख नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, ना ब्रिटेन की तरह रबड़ की मोहर है। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यह बात आपकी समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में राष्ट्रपति मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक है सरकार का।
सरकार का मित्र है, सरकार का दार्शनिक है, सरकार का पथ प्रदर्शक है, वह सरकार को रास्ता बता सकता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति संवैधानिक आदर्शों का प्रमुख है और उनका रक्षक है। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, मैंने क्या डिस्कशन किया था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, पागल दिवालिया ना होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। निर्वाचन, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। पदमुक्ति कैसे की जाएगी सर? राज्यसभा के द्वारा, यानी राज्यसभा के द्वारा प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन किया जाएगा और राष्ट्रपति महोदय चुपचाप बैठ जाएंगे, उपराष्ट्रपति महोदय चुपचाप बैठ जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के कार्य क्या हैं सर? तो कार्य, इनका कोई अपना पर्सनल कार्य नहीं है, बेचारे शांति से बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं या फिर राज्यसभा का पदेन सभापति होने का कार्य कर सकते हैं। वेतन, जब इनके कार्य नहीं है तो वेतन भी उसी तरीके से मिलेगा। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति पद का वेतन मिलेगा और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वेतन मिलेगा। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और जैसा कि आपने मुझे सुना, आपको अच्छा लगा होगा तो समझिएगा ध्यान से। प्यारे बच्चों, जो भी मैंने आपको पढ़ाया मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। इन्हीं चीज़ों को इसी तरीके से पढ़िएगा, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि क्लास को आप बिल्कुल शांति से देखिएगा। मैं इतना मटेरियल आपको नहीं देता हूं कि आपको पचे ना, आप आराम से पढ़िएगा, विद इन टाइम आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस अच्छे से उन चीज़ों को पढ़िए और उन्हें पचाइएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ पढ़ के छोड़ दिए, 10-20 क्लास कर दी और बस आराम से सो गए, सुबह को पता चला कि कुछ भी नहीं मिला, सब साफ हो गया। तो क्लास को सबसे पहले पचाइए, यदि आप पचा सकते हो तो ठीक है। ठीक है, तो आप लोग, वही बात है ना, केजरीवाल साहब क्या कहते हैं? केजरीवाल साहब कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने ये कर दिया, तो मोदी जी, केजरीवाल क्या कहते हैं? सरकार ना तो मेरी है ना मेरे बाप की है, सरकार आपकी है। आप मतलब आम आदमी पार्टी, समझे? तो सरकार आपकी है। तो ध्यान से समझिएगा, उनके द्वारा कहे हुए वाक्य भी बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये मनोरंजक कहानियां हैं, इनमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया करो। ठीक है, और सभी लोगों को पढ़ा करो। राजनीति पढ़ रहे हो तुम लोग, तो राजनीति का थोड़ा सा तो ध्यान होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जागरूक रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, और इसी जोश और उमंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे। देखते रहिएगा परीक्षा मैनिया। धन्यवाद क्लास।